हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ लिया है और मुगल साम्राज्य पढ़ने के बाद हम इसके टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने वो सारे वीडियो वीडियो हैं उससे रिलेटेड मुगल काल से, और तीनों वीडियो लगभग लगभग 1 घंटे के, और 1 घंटे में सारा कुछ उसमें कवर कर दिया गया है। और बाकी जो बचा कुछ वो ये टॉप 50 जो क्वेश्चन है इनमें कवर कर दिया गया है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व यानी अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है और हो सकता है अभी आर ओ का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ ले। ये यूपी पीसीएस का है, आगे एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ ले। तो पहला ऑप्शन है भाटा के राजा रामचंद्र सिंह, दूसरा मालवा का राज बहादुर, तीसरा मेवाड़ का उदय सिंह, और चौथा गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आंसर है ए, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। अब ये तानसेन के बारे में जानते हैं। तो तानसेन किसके? स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है। ये बात करें, तानसेन जानवरों की आवाज निकालने में माहिर थे, और उसी से खुश होकर स्वामी हरिदास ने तानसेन को अपना शिष्य बनाया था। बाद जब इसकी चर्चा तानसेन की चली तो इसे अकबर ने दिल्ली बुला लिया था और रत्न की उपाधि दी। आगे बात करें तो अकबर के जो 9 रत्न थे, नौ नवरत्न में इसको शामिल किया तानसेन को। ये होगी इंफॉर्मेशन पहले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करना होता किसने दिया? ऑप्शन ए दिलावर खां, दूसरा आलम खां, तीसरा बहार खां, और चौथा ए और बी दोनों। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आंसर है ए और बी दोनों। भाई दिलावर खां कौन था? तो दिलावर खां जो था वो दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी का बेटा था। वैसे ये दौलत खां लोधी उस टाइम पे शासक था कहाँ का? आज के हरियाणा के आसपास। तो वहाँ का एक सरदार था, और उसी के इसने ही दौलत खां लोधी ने अपने बेटे दिलावर खां को आक्रमण के मतलब आमंत्रित करने के लिए भेजा था। दूसरा आलम खां, ये कौन था? ये बहलोल लोधी का बेटा था। तीसरा बाबर को आक्रमण देने में एक और नाम आता, राणा सांगा, हिंदू शासक। इसके भी इब्राहिम लोधी से झगड़े रहते थे, हिंदू शासकों से। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। किस मध्यकालीन शासक ने रुपये का प्रचलन कराया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेर शाह सूरी, डी बलबन। भाई ये तीन तो आ गए आपके दिल्ली सल्तनत में, और शेर शाह सूरी आ गया आपका मुगल काल में। और यदि आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना तो इस तरीके से लगा सकते हैं इस क्लास में कि मुगल काल की हम बात करें और मुगलों के बीच में ही बाबर और हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी आता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये शेर शाह सूरी ने ही चांदी का रुपया चलाया था, और इसी को भारत सरकार आज मान्यता देती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में से राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? ऑप्शन ए शाहजहां, दूसरा अकबर, तीसरा शेरशाह, और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो भूमि की फसलों में से राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए किसने दरों की सूची तैयार की? क्या होगा इसमें? इसमें होगा शेरशाह। भाई इसी ने भूमि के माप के लिए गजे सिकंदरी पैमाना बनाया था, जो जुते हुए खेत के लिए 12 अंकों का होता है।
इसने भूमि का सर्वेक्षण कराया और भूमि को 3 भागों में उच्च, निम्न और मध्य में बांटा। शेरशाह ने ही भूमि निर्धारण हेतु राई पद्धति प्रारंभ की, यानी जो फसलदार थे उनकी सूची, इसको भी इसने लागू किया शेरशाह ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित करने की प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए शेरशाह, बी अकबर, सी जहांगीर और डी आदिल शाह। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर नहीं, एक और बात करें तो ये निसार नाम का सिक्का था, वो भी जहांगीर ने ही शुरू कराया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रैयत, मुजरियान, खुदकाश और पाहीकाश पदों का प्रयोग किया गया है किसके लिए? ऑप्शन ए मुगल सेना में सैन्य अधिकारियों के लिए, बी मुगल सेना में सैन्य इकाइयों के लिए, और सी मुगल दरबार के अधिकारियों के लिए, और डी किसानों के लिए। अब आपको लॉजिक लगाना है, तो लॉजिक किससे लगाएंगे भाई? रैयत आपने ब्रिटिश भारत या मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, किसानों से रिलेटेड था। खुद कास्ट और पाही कास्ट ये आपने पढ़ा होगा मुगल काल में ही, तो इनसे आइडिया लगा सकते हैं लॉजिक। तो ये किसानों के लिए। खुद कास्ट वो होते थे जो अपने गांव में ही अपनी ज़मीन पर खेती करते थे, गांव की ज़मीन पर खेती करने वाले को पाही कास्ट, खुद कास्ट कहा जाता था। और जो दूसरे गांव में जा करके खेती करते थे उनको पाही कास्ट कहा जाता था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जवाबित पद का क्या अर्थ है? पहला विदेशी व्यापार पर कर, दूसरा नक्कार खाना, सी डी धर्मनिरपेक्ष डिग्री और डी राजस्व अधिकारी। क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष फरमान या डिग्री। तो किसके? जो औरंगजेब का था, औरंगजेब ने जितने भी फरमान जारी किए उससे संबंधित था। और इसने एक जो फरमान था उनकी सूची को नाम दिया गया है जवाबित ए आलमगिरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाबित आलमगिरी किसके फरमानों की सूची है? तो ये औरंगजेब के। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? ये अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल, तो वहाँ पे देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय, दूसरा बहादुर शाह द्वितीय, तीसरा मोहम्मद शाह और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें? और इसका आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। कौन था ये? इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। इसके पिता का नाम क्या था जो जो इससे इनसे पहले शासन किया? तो वो थे अकबर शाह सेकेंड। 9। देखते हैं नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? पहला बहादुर शाह प्रथम, दूसरा फारूक सियर, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा डी औरंगजेब। क्या होगा इसमें भाई? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था। चलो तो इसको मैं बता देता हूँ। नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पर 1738 से 39 के मध्य। अब आपको आइडिया लगाना है, लॉजिक लगाना है कि 1738 से 39 के मध्य जो शासक था मुगल वो कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। इसका आंसर होगा ये। इसी को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। रंगीला बादशाह भी इसे कहा जाता है। अगला जो मुगल शासक था, ये अंतिम मुगल शासक था। मुगल शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल में इजारेदार निम्न में से किससे संबंधित है? पहला लगान वसूलने वाला ठेकेदार, बी राजस्व तय करने वाला अधिकारी, सी ऋण का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी और डी भूमि का
सीमांकन करने वाला अधिकारी। क्या होगा इसमें भाई? इजारेदारी प्रथा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी होगी, तो क्या है इसका, होगा इसका आंसर लगान वसूलने वाला ठेकेदार। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है या है। इसने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अंतर धर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया था। भाई सही है, यहाँ तक कि नास्तिक के लिए भी खोल दिया था। दूसरा, अकबर और अबू फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया। भाई राज्य की हैसियत और राजा की हैसियत ऊपर करने के लिए ये प्रकाश के दर्शन का सृजन अकबर और अबू फजल दोनों ने मिलकर किया था। इसलिए आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल काल में हर करो का संबंध निम्नलिखित में किस विभाग से था? पहला वित्त विभाग, दूसरा गुप्तचरी विभाग, तीसरा डाक विभाग और चौथा सैन्य विभाग। क्या होगा इसमें? इसका आंसर है डाक विभाग। डाक विभाग। डाक विभाग की हम बात करें तो इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे रसीद या पथमार। क्वेश्चन नंबर 13, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है पूछ रहा। 17वीं सदी के कृषक आंदोलन के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई वो तो खुद ही परेशान थे उस टाइम पे, वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? गलत होगा। दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देखरेख की जिम्मेदारी थी, तो ये सही है। इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मुगलकालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी, ऑप्शन 1। दूसरा, सर्वोत्तम फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। भाई पैदावार में भारी विविधता, जाहिर सी बात है उस टाइम पे आगरे के आसपास में 43 फसलों की सूची मिलती है। दिल्ली के हम बात करें, दिल्ली के आसपास 43 किस्म की खेती की जाती थी, तो सही है। सर्वोत्तम फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था, जैसे हम बात करें गन्ना, कपास, ऐसी फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था, इसलिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। दूसरा, भारी विविधता की हम बात करें तो जहाँ पे भारी, जहाँ जहाँ पे बारिश अच्छी होती थी या सिंचाई के साधन अच्छे थे, वहाँ पे भी विविधता देखी जाती थी, यानी एक साल में 3-3 फसलें उगाई जाती थी वहाँ पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है जमींदार वर्ग के लिए मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूसरा, वे खेतिहर जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे पाही काश्त कहलाते थे। ये तो हमने पीछे देखा, तो ये वाला सही है। जमींदार वर्ग के लिए मुजरियन शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये गलत है, यानी किसानों के लिए मुजारियन शब्द का प्रयोग किया जाता था फारसी में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? ऑप्शन ए टॉमस रो, बी बर्नियर, सी मनुची और डी फ्रांसिस्को पेलसर्ट। क्या होगा इसमें? इसका आंसर है बर्नियर। ये मतलब उस ये शिविर नगर की संज्ञा से ऐसे ये है जो नगर जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए जो राजकीय शिविर था उस पर निर्भर थे, इसलिए शिविर नगर की संज्ञा बर्नियर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रित थी। दूसरा, सैन्य नेतृत्व राजपूतों के हाथ में था। तीसरा, मुगल सरदारों ने प्रशासन में नई प्रणाली लागू की। और चौथा, औरंगजेब द्वारा छापामार पद्धति के उपयोग किया गया। क्या होगा इसमें? सही पूछ रहा है भाई। सैन्य राज, जब जाहिर सी बात है कि सारी सेना का जो मुखिया होता था वो प्रमुख शासक ही होता था, राजा। गलत बोल रहा है, सही बताना है इसमें। प्रशासन में नई प्रणाली स्टार्ट की नहीं,
औरंगजेब द्वारा छापामार पद्धति का प्रयोग किया गया, गलत, उससे पहले से होता था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मुगल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर व औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। दूसरा, उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करता था। कौन सा ये से सही है, केवल वन, केवल टू, वन और टू दोनों, न तो वन और ना ही टू। क्या होगा इसका आंसर भाई? अकबर और ये औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे, यानी ये सभी तरह की जितनी भी तोप निर्माण होता था, छोटी से बड़ी, सब में रुचि रखते थे। दूसरा भाई, भारतीय इस्पात की तलवार का निर्यात निर्यात होता था, हाँ होता था। तो इन्हीं की बात करें तो जो चलती फिरती तोपों का निर्माण इसी समय पे किया गया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 19। दारा सिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था, हाँ कराया था। यदि आपने पढ़ा होगा, यदि वो वीडियो देख लोगे, ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है, केवल वन, केवल टू, एक और टू दोनों, या ना तो वन और ना ही टू। तो गीता का फारसी में अनुवाद कराया भाई इसने, काशी के जो पंडित थे, काशी के पंडितों के सहयोग से मिलकर के इसने फारसी भाषा में गीता का अनुवाद कराया। दूसरा, इसने वेदों को संकलन इसने वेदों का संकलन किया और उसको नाम क्या दिया गया, दिव्य ग्रंथ। और इसको किसकी संज्ञा दी, इसने पाक कुरान से मेल खाता हुआ बताया गया दिव्य वेदों को। दूसरा, ये दारा सिकों के बारे में एक बात हो रही है, ये हिंदू और इस्लाम धर्म में अंतर नहीं मानता था। क्वेश्चन नंबर 20। मुगल काल में वली अहद निम्न में से किसको कहा जाता था? पहला ऑप्शन उत्तराधिकारी, दूसरा सेनापति, तीसरा राजमिस्त्री, और चौथा कारागार या विभाग का अध्यक्ष। क्या होगा? यदि इसमें लॉजिक लगा तो आजकल वालिद फादर को बोलते हैं, और ये वली अहद की बात करें तो अहद का आपको समझना है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? वली का मतलब वालिद, यदि लॉजिक लगाओ तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तराधिकारी। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? ऑप्शन ए भगवान दास, दूसरा मलिक अंबर, तीसरा भारमल, और चौथा टोडरमल। भाई भू राजस्व की बात कर रहा है, आपने किसी का नाम सुना टोडरमल के अलावा यहाँ पे? नहीं सुना, तो इसका आंसर क्या है, टोडरमल। भाई ये इसने शेरशाह के जब ने भू राजस्व प्रशासन का बंटवारा किया, और उस टाइम पे भी ये उसके महत्वपूर्ण अपने अधिकारियों में से एक था, और जब अकबर था, अकबर ने भी टोडरमल को अपने महत्वपूर्ण अधिकारियों में शामिल किया था, इसलिए इसका आंसर टोडरमल होगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी अकबर, सी जहांगीर, और डी बख्तियार काकी। क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 22? तो इसका सुलह कुल की नीति किसकी थी, अकबर की। क्या था इसमें सुलह कुल की नीति में, यानी सार्वभौमिक शांति, और भाईचारे को बनाए रखना, ये भाईचारे को बढ़ावा देना, किसकी थी, अकबर की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए मुगल काल में भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। भाई ऐसा हो सकता है कि कहाँ पे कहीं पे मध्य वर्ग ना हो? लॉजिक तो यही कहता है कि हर जगह भाई निम्न श्रेणी के लोग भी हैं, उच्च श्रेणी के, मध्य के, तो इस हिसाब से लगाएं तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे भी जैसे मनसबदार हो गए, दुकानदार हो गए, या अन्य व्यवसाय करता हो गए, वो भी तो मुगल काल में रहे होंगे। दूसरा, मुगलों द्वारा भू राजस्व का निर्धारण जब्ती प्रणाली के तहत किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा ये सही है, केवल वन, केवल टू, दोनों सही, या ना तो वन और ना ही दो। क्या होगा इसमें आंसर, अब तो पता लग गया, 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24। मुगल कालीन भारत में मदद ए मास कहा जाता था। ये सारा आपका 1 घंटे की वीडियो में कवर है, 3 वीडियो छोटे छोटे आप देख लोगे तो ये सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी, आसानी से सोल्व हो जाएंगी। मनसबदारों को दी गई भूमि, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। गरीब किसानों को दी गई आर्थिक सहायता, ऐसा होता नहीं था मुगल काल में। तीसरा, चौथा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
भाई इसका आंसर है विद्वानों उलेमाओं को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए मास। मदद का मतलब किसको मदद दी गई? मदद ए मास विद्वान और उलेमाओं को दी गई। क्वेश्चन नंबर 25, जहांगीर की बंगाल विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था। दूसरा, उस समय बंगाल में उस्मानियों का अधिकार था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? केवल वन, केवल टू, एक और दो दोनों, न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसका आंसर 25 का? भाई इस्लाम खां, ये आंसर सही है। इस्लाम खां कौन था? जो सूफी संत थे, शेख सलीम चिश्ती। ये पौत्र यानी पोता था इस्लाम, इस्लाम खां। ठीक है। उस समय बंगाल में या उस्मानिया तुर्कों की बात करें, ये तो कहाँ के थे? ये टर्की में थे। नहीं, बंगाल में किसका अधिकार था? अफगान लोगों का अधिकार था। अफगान लोग ही शासन करते थे बंगाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का? केवल ए। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल ईरानी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब ने कंधार संघर्ष आगे जारी न रखते हुए ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध कायम किए। ऑप्शन क्या दूसरा, मुगलों ने उत्तरी पश्चिमी सीमा सुरक्षित सुरक्षा को कूटनीतिक नीति से कामयाब बनाए रखा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? केवल वन, केवल टू, दोनों सही या दोनों गलत? क्या होगा इसमें? जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में अधिकांश दोनों राइट होते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है कि भाई कंधार संघर्ष आगे, औरंगजेब ने जो कंधार संघर्ष है इसको आगे न रोक करके और ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध सही कायम किए थे, सही है। उत्तरी पश्चिमी सुरक्षा, जो सीमा की सुरक्षा थी, उसको कूटनीति के माध्यम से ही सफल बनाया था मुगलों ने। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 27, मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके एशियाई देशों के साथ समानता के संबंध थे। दूसरा, इन्होंने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया। क्या होगा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? केवल वन, केवल टू, दोनों सही या ना तो वन और ना ही टू? भाई एशियाई देशों के साथ समानता का संबंध, यदि विदेश व्यापार करना था तो जाहिर सी बात है कि समानता का संबंध बनाए रखना पड़ेगा। दूसरा, व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन 27 का? ऑप्शन सी। यहाँ की हम बात करें तो इस टाइम पे काबुल और कंधार जो एशिया के जो प्रमुख व्यापारिक द्वार माने जाते थे, काबुल और कंधार को। क्वेश्चन नंबर बात करें 28, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुवास्प और सियास्प पद्धति का प्रयोग प्रारंभ किया था? पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। यहाँ से भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है। तो क्या होगा इसमें 28 का? भाई इसका आंसर है जहांगीर। दुआस्प सियासत का मतलब था कि जात के संख्या में कमी ना करके और जो सवारों की संख्या थी उनको बढ़ा दिया जाता था। जो भी प्रमुख सरदार थे और जिन पर ज़्यादा भरोसा था होता था, उनके साथ ही जहांगीर ऐसा करता था। जात समान रहते थे और सवारों की संख्या बढ़ा दी जाती थी। यही कि एक जात पर दो सवार बढ़ा दिए, या सियासत का मतलब तीन सवार बढ़ा दिए जाते थे। 28, क्वेश्चन नंबर 29, चांद बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी। दूसरा, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उपयोग कथनों में से कौन सा यह से सही है? केवल वन, केवल टू, सी वन और टू दोनों, और डी ना तो वन और ना ही टू? क्या होगा इसका आंसर 29 का? भाई पहला है चांद बीबी की हम बात करें
तो ये जहांगीर की समकालीन नहीं थी, किसकी थी? चांद बीबी अकबर की समकालीन थी। इस वजह से पहले ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, भाई जब इतने बड़े एरिया पे कब्जा किया मुगलों ने, तो अधीनता ये स्वीकार नहीं करेगी? नहीं की थी, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 30, मलिक अंबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है और सही है, सबसे पहले ध्यान देना होता है क्वेश्चन में। तो इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। दूसरा, मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था। तीसरा, इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी। और चौथा, इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनवाई गई राजधानी नोरसपुर को जला दिया था। क्या होगा? सही नहीं है पूछ रहा है। इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था, सही है। इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी, ये भी सही है। और इसने नोरसपुर को जला दिया था, ये भी सही है। इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, ये गलत है। फिर किसने किया? क्योंकि भाई इसने तो मराठा सरदार अमी मलिक अंबर ने मराठों के साथ मिल करके मुगलों से प्रतिरोध लिया था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आदिल शाह मराठों का कट्टर विरोधी था तथा इसने राज्य की नौकरियों में मराठों पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई आप मराठों की बात कर रहे हो, आप महाराष्ट्र उस समय पे, कि बिना मराठों के तो आप शासन कर ही नहीं सकते थे। और ये बोला नौकरियों में मराठों पर प्रतिबंध, गलत है। क्योंकि इसके प्रशासन में लगभग 30,000 लोग नौकरियों में लगे हुए थे। इसे राजस्व के लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा का प्रयोग आरंभ करने का, जब वहाँ की सही ये मराठी थी, तो ये भी सही है। इसका मतलब इसके दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन दो पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? भाई टॉमस रो, ये पुर्तगाली तो था नहीं, यदि लॉजिक लगाए तो वैसे ही हो जाएगा। हॉकिंस भी पुर्तगाली नहीं था। बचे ऑप्शन आपके पास 50-50 पे आ जाते हैं। तो 50-50 पे नीलोपत और मीरज, मीरज भी और अलग तरीके का नाम लग रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा अक्वा वीवा। भाई अकबर सभी धर्मों के जो आंतरिक तत्व थे उनमें रुचि लेता था, तो इसने एक दूत मंडल भेजा, कहाँ? गोवा। और दूत मंडल के माध्यम से ये अक्वा वीवा और मोंसेरट जो पुर्तगाली पादरी थे, ये अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सही मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंधु विजय, गुजरात विजय, काबुल विजय और हल्दी घाटी किससे संबंधित है भाई? ये सारे ही यदि आइडिया लगाओ तो ये अकबर से संबंधित है। तो आपको ये सही क्रम लगाना है इसका। तो क्या होगा? एक तरफ ये दिए हैं, इनकी तरफ क्रम दिया है। तो इसकी एक ट्रिक मैं बताऊं तो ये हमने बनाई है, गूगल, ठीक, कांसी, ठीक है। अब इनका क्रम देख लो, इनका क्रम भी वही है। सबसे पहले नंबर पे 72, तो ये 72 पे हल्दी घाटी, उससे बाद 76 पे और काशी, तो ये काबुल के लिए हमने का प्रयोग किया। ये हो गया 1581। और सी से सिंध विजय, सॉरी, ये 1581, 1572, 76 और 1581, वहाँ से ये 1590। अब देख लो किस तरीके से होगा ये। तो बात करें गुजरात विजय की, और सिंध विजय, अब कैसे हो, क्या होगा इसका आंसर पे? यानी सिंध विजय की हम बात करें तो 1590, यानी ए का 2 होना चाहिए। कहाँ पर है ए का 2? बस एक ही जगह दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये तो हो गया ना बी, यानी गुजरात विजय, काबुल विजय और हल्दी घाटी 76। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब ने पुष्कर के वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। दूसरा, औरंगजेब के साम्राज्य में जैन मंदिरों को बंद करने तथा जैनियों को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया गया। उपयुक्त में से कौन से सही है? सही है केवल वन, केवल टू, दोनों सही, या न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसका आंसर? 34 सही पूछ रहा है भाई। औरंगजेब जो था, जो वराह का मतलब विष्णु, और विष्णु के जो 10 अवतार थे उस पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसने पुष्कर का वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। ठीक है। औरंगजेब के साम्राज्य में जैन मंदिरों को बंद करने और जैनियों को सामने बाहर निकलने का आदेश दिया, तो ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 34। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें हम। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556। किस किस के बीच? अकबर और अफगानों के बीच में हुआ था। तो हाँ, ये हैमू कौन था? अफगानी था। यानी अफगानी जो था, अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हैमू ही कर रहा था। दूसरा, उमरा वर्ग के उज़्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही यह है? ये सही है। केवल वन, केवल टू, दोनों सही, या न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसमें? सही, यानी इसके दोनों ऑप्शन ही सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है? अकबर ने 1572 ईस्वी में अहमदाबाद पर अधिकार किया। दूसरा, कोम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा इस समय। तीसरा, इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। चौथा, इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। तो क्या होगा? असत्य पूछ रहा है भाई। 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था, ये सही है। और जब उस टाइम पे गया तो इसी ने वहीं पे पहली बार गुजरात के दौरे पे इसने बॉम्बे में समुद्र को देखा था, ये भी सही है। इस समय पुर्तगाली भी आ चुके थे तो समुद्र पर वर्चस्व स्थापित किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया। भाई, गुजरात विजय का या गुजरात अभियान का जो एक उद्देश्य था उनमें एक ये भी था कि मिर्जाओं को दबाना, तो मिर्जाओं ने साथ नहीं दिया था। मिर्जाओं के वर्चस्व को गुजरात में कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक उद्देश्य था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। असत्य की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37। रानी दुर्गावती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह चंदेल राजघराने से संबंधित थी। सही है। वह आसफ खां के आक्रमण का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल वन, केवल टू, वन और टू दोनों, न तो वन और न ही टू। भाई, पहला तो सही है, चंदेल राजघराने से संबंधित थी। चंदेल घराना कहाँ पड़ता था? ये पड़ता है गढ़ी। और गढ़ी कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड एरिया में। ठीक है। वह आसफ खां उस टाइम पर ये सरदार था कहाँ का? इलाहाबाद का। इसकी रानी दुर्गावती की संपत्ति और इसके सौंदर्य को लेकर के हुई जो चर्चा, और उसी चर्चा के दौरान इसने आसफ खान ने गढ़ी पर आक्रमण किया और उसी में ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। दूसरा, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ। क्या होगा? उपयुक्त में से कौन से सही है? सही है। केवल वन, केवल टू, दोनों सही, न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 38। भाई, बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पे बैठा था, तो सही बात है कि बाबर की मृत्यु होने के बाद में हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा। दूसरा, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां या शेर शाह सूरी से हुआ था। ये भी सही है। इसलिए 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शेर कहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1537 ईस्वी में वह बंगाल बिहार का स्वामी बना। दूसरा, शेर खान ने रोहतास किले पर कब्जा उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु किया था। 39, भाई वह बंगाल और बिहार का स्वामी बना, ये तो बात 1537 सही है। शेर खान ने रोहतास किले पर कब्जा उत्तरी पश्चिमी, तो बात ये थी कि जब चुनार दुर्ग पर घेरा डाल रहा था हुमायूं, और शेर खान ने युद्ध के लिए बिहार का दौरा किया, उसी टाइम पे जो रोहतास का किला है, इस पर एक जाने अनजाने में कि हाँ रास्ते में पड़ रहा, चलो ठीक है इस पे भी कब्जा कर लेते हैं, इस हिसाब से इसने शेर खान ने कब्जा किया था, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 40, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। दूसरा, दिल्ली में दीनपना नगर का निर्माण कराया था। तीसरा, चंपानेर किले की प्राचीन लांघने वाला यह 41वां व्यक्ति था। और चौथा, चौसा युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। कौन सा होगा 40 का। भाई चौसा के युद्ध की हम बात करें इसमें, बाकी तो हमें नहीं पता, हमें असत्य पता ना। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, इसमें तो हार गया था ना वो हुमायूं। हार गया तो हारने के बाद हजरत आला की उपाधि, भाई उपाधि कैसे धारण करेगा यदि हार गया, इस तरीके से। तो बात करते हैं, हुमायूं ने नुसरत शाह को युद्ध में पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण की थी। लेकिन हाँ, यदि हम चौसा की युद्ध की बात करें तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, असत्य बताना। बाकी सारे सही हैं। दीनपना नगर का निर्माण इसने कराया, राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी चित्तौड़ की रानी ने, तो ये 41वां व्यक्ति था। बाकी हमको नहीं पता था, लेकिन हाँ हमें लॉजिक लगाना, तो इस तरीके से लॉजिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है यहाँ पे, आपको पहले फोकस करना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। उसे अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली। दूसरा, वह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक बना। तीसरा, उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया। और चौथा, उसने उसके द्वारा बनवाई गई सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया। भाई पहला तो उसको, भाई उस टाइम पे सही बात है, उसे अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली थी, ठीक है। ये वह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बड़ा राज्य स्थापित करने वाला शासक बना, ये भी सही है। उसने सड़कों ये निर्माण कराया था ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से, जो बंगाल के सोनार गांव से और सिंधु नदी तक जाता था, ये भी सही है। लेकिन उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया, ये गलत है। उसने बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल से लेकर के और सिंधु नदी तक राज्य विस्तार किया था, लेकिन कश्मीर पे तो कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42, मुगल काल में शेर मंडल निम्न में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, हुमायूं का पुस्तकालय, फैक्ट है। दूसरा, हुमायूं का मकबरा। तीसरा, शेरशाह का मकबरा। और चौथा, दिल्ली का पुराना किला। अब ये तो भाई फालतू में ही दे रखे हैं ऑप्शन, यदि देखा जाए। अब बचे दो, हुमायूं का पुस्तकालय या हुमायूं का मकबरा। तो इसमें आंसर 50-50 पे पहुंचोगे तो इसका आंसर है क्या, हुमायूं का पुस्तकालय। जो इस ये मुगल काल में पहला ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण कराया, और पुस्तकालय का निर्माण कर उसका नाम क्या दिया, शेर मंडल। किसने, हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 43, हुमायूं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है पूछा। तो बोल रहा है ऑप्शन ए, कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली। बी, 1555 ईस्वी में इसने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। भाई सीधी सी बात है, तभी तो मुगल साम्राज्य आगे बढ़ा। इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई। और डी, इसका मकबरा अकबर ने बनवाया। हुमायूं का पूछ रहा है, सही नहीं है। ये सही है कि जब शेरशाह सूरी से इसका युद्ध हुआ था, तो उसके बाद ये भाग निकला और ईरान के जो शाह थे या शासक थे वहां पे इसने शरण ली थी। दोबारा जब शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे उनको कमजोर पा करके इसने फिर से युद्ध लड़ा, युद्ध किया 1555 में। और ये भी सही है, इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर गई, ये भी सही है। मकबरा बनवाया, भाई हुमायूं को मकबरा अकबर ने नहीं बनवाया, किसने बनाया, इसकी पत्नी, प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम।
किसने बनवाया था? हमीद बानो। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 44, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में पद्मावत की रचना की। अब यहाँ यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे, इस तरीके से। दूसरा, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से एक पुरानी शाही सड़क की मरम्मत करवाई। यही सही है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे और उसी समय पद्मावत की रचना की। ये भी सही है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 45, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के सिंहासन पर बैठने से पहले कालनौर में अफगान सेना का सामना किया था। दूसरा, उसने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 45, बोल रहा है कि कौन सा सही है? सही है केवल वन, केवल टू, ये दोनों सही है, न तो वन और न ही टू। क्या होगा 45 का? भाई, अकबर की बात करें तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय ये कालनौर में युद्ध लड़ रहा था, और जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो इसका यहीं पे क्या ताजपोशी कर दी गई थी अकबर की। ठीक है, तो इसलिए पहला सही है। दूसरा, बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। भाई, खाने खाना जो था वो हुमायूं का विश्वस्त अधिकारी था और जो आगे चल करके अकबर का भी बन गया, तो इसलिए अकबर ने इसे बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की, लिए इसलिए ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कमल या स्वर्ण कमल नाम से सम्मानित किया गया था? पहला, अबुल फजल। दूसरा, तानसेन। तीसरा, मोहम्मद हुसैन। और डी, मोहम्मद कासिम। क्या होगा 46 का? इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन। कहाँ? ठीक है, ये जरी कलम का मतलब है सुनहरी कलम। ये यहाँ पर लिखा है, ये कलम, कलम है। ठीक है, मोहम्मद हुसैन। ये कौन था? ये कश्मीर का, कश्मीर में एक ग्रंथ करता था, यानी ग्रंथों को इकट्ठा करने वाला था। और ये मोहम्मद हुसैन, और इसी को अकबर ने सुलेखा का नाम दिया और जरी कलम की इसको उपाधि भी प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 47, औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या है? पहला, फतवा ए आलमगिरी। दूसरा, फतवा ए जहांदारी। सी, मिराज ए मुगल। और डी, फतह ए सल्तान। फैक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फतवा ए आलमगिरी। भाई, इसने शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 विद्वानों की एक समिति बनाई और उन्हीं के माध्यम से ये फतवा, ये आलमगिरी लिखा गया। इसमें क्या है? तो इसमें इस्लामिक कानून और प्रशासनिक नियमों का उल्लेख किया गया। इसमें दूसरा ये कि जो मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा, इसको डाइजेस्ट भी कहा जाता है, फतवा आलमगिरी को। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांड्युलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधारे और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? भाई, शाहजहां का काल स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल। ठीक है, ऐसे ही जहांगीर का काल चित्रकला में स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, और इसलिए जब चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर के काल को कहा जाता है, आंसर क्या होगा इसका? 48 का सी। 49, शेरशाह के प्रशासन के विषय में कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो पूछ रहा है सही है या नहीं है। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिसने पुनः परगनाओं में विभाजित किया गया। दूसरा, बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकार और परगनों पर सीधे प्रशासन करता था। ये कैसे संभव है? भाई, हम मानते हैं कि केंद्र से डायरेक्ट इसके यहाँ पे माना जाता है, ऐसे विद्वान मानते हैं कि राज्य अनुपस्थित है, और राज्य अनुपस्थित तो सीधा सरकार या जिला पर कंट्रोल लगता था। ठीक है, और उसके बाद सरकार को इसने परगनों में विभाजित कर रखा था। ये भी सही है।
लेकिन बिना अन्य कर्मचारी की सहायता से ये तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए बी इसका गलत है, ए इसका राइट है। तो क्या होगा आंसर? ए। भाई पर इसके समय पे हम बात करें, परगने में होता था, सिकदार होता था, मुंसिफ होता था, खजांची होता था। इसको फौजदार भी कहते थे। और दो कारकुन होते थे। क्या? कारकुन। ये क्या थे? क्लर्क बोल सकते हैं आज की भाषा में। लास्ट क्वेश्चन है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्वेश्चन भी तानसेन से स्टार्ट हुआ और लास्ट भी। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। दूसरा, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तीसरा, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। और डी, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। क्या कौन सा सही नहीं है? भाई सम्राट अकबर द्वारा इन्हें उपाधि तानसेन की दी गई थी, ये गलत है। कि जो मियाँ की उपाधि है वो सम्राट अकबर द्वारा दी गई थी। तो ये विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो ये अकबर से पहले जिसके दरबार में रानी यानी भाटा के जो शासक थे, राजा रामचंद्र, उन्होंने तानसेन की उपाधि दी थी। ये इस तरीके से हो गया आपके टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आपको 20-20 मिनट के 3 वीडियो डले हुए हैं मुगल काल पे, उनको देख लीजिए। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व, 2-3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन दबाओ। आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाली जो क्लास हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे होंगी। थैंक यू।